अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वज़ीर आज़म की तरफ से जो 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है घर के लिए। जी हाँ, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं घर हो तो अपना, और वो अपना घर आप कैसे ले सकते हैं, बैंक्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप इस लोन लेने के अहल हैं, क्या आपकी सैलरी इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप वज़ीर आज़म के इस लोन घर के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकें, और क्या आपको वो मिलेगा या नहीं, उसके क्राइटेरियाज़ क्या हैं, शराइत क्या हैं, किस तरह से ये लोन आपको मिल सकता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध बैंक में और हमारे साथ रीजनल GM एसेट्स तैमूर जावेद साहब मौजूद हैं, और हम वज़ीर आज़म के अपना घर प्रोग्राम, जिसमें घर हो तो अपना वज़ीर आज़म कहते हैं, तो वो घर हो तो अपना आपको मिलेगा कैसे, कितने क्या क्या आपके पास जो है वो उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप कितनी अमाउंट के ऊपर कितनी किस्त बनेगी, और क्या आप इसके लिए अहल हैं या नहीं हैं, इन तमाम सवालात को लेकर हम सर के पास आए हैं और तैमूर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे, और कोशिश ये भी करेंगे कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो हमें इधर उधर से सुनने को मिलती है कि फ़लाँ से सुन लिया, फ़लाँ से सुन लिया, सोशल मीडिया के ऊपर आपको कुछ लिंक्स नज़र आ रहे होते हैं, यू डोंट ट्रस्ट देम, कि आपको पता है कि फेक न्यूज़ का दौर है और नहीं पता कि किसने क्या खबर कहाँ से चला दी, तो हम वो सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअली इस प्रोग्राम को यूनिक भी बनाती है और लोगों के फ़ायदे के लिए ये शुरू किया गया, तो वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? बिल्कुल सर, इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम। बिल्कुल 1 करोड़ का जब नाम आ जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि वो बड़ा डेफिनेटली देखिए जी, अभी इनिशियली ये जब स्कीम स्टार्ट हुई थी, ये कोई 3.5 मिलियन से स्टार्ट हुई थी। हाँ जी। उस वक्त भी रिस्पांस था, पर जब से इसको जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको इन्हांस किया है, करोड़ रुपया कर दिया, तो अब बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस हम लोगों के पास आ रहा है। और इसका क्राइटेरिया जो है वो बड़ा सिंपल है। कोई भी पाकिस्तानी जिसका ही इज़ CNIC होल्डर, ठीक है, ये तो बेसिक एक हो गया। उसके बाद आपका एज ब्रैकेट है 21 ईयर्स से लेके 60 तक ईयर्स का एक एज ब्रैकेट है। और उसके अलावा आप सैलरीड अगर हैं, सैलरीड में अगर आप हैं तो आपकी एटलीस्ट 40,000 सैलरी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब बेस सैलरी जो बेस है वो 40,000 40 से ऊपर अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली कर सकते हैं। और बाकी अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अकॉर्डिंग आपकी फिर स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपकी इनकम के ऊपर इनकम की होती हैं, उसको मंगवा के उसमें हाई और लो देख के उसको हम गेज कर लेते हैं कि कितनी इनकी मंथली सैलरी बनती है, उसके लिहाज से हम इसको आगे कर रहे हैं। सही। अच्छा, इसमें सिर्फ एक तो हर क्लास से ताल्लुक रखने वाले, वो चाहे सैलरी क्लास है, वो चाहे बिजनेस क्लास है, वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती है। और हमारे पास इतना इस वक्त पाइपलाइन और डिफरेंट जगहों से इस स्कीम के बारे में इंटरेस्ट मतलब आ रहा है, और हम लोगों ने इसके 3-4 केसेस डिस्पर्स भी कर दिए हुए हैं। मतलब हाँ, क्योंकि अभी आप प्राइवेट बैंक्स में डिफरेंट जगहों पे भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, पर आई डोंट नो कि वहाँ क्या चल रहा है। पर यहाँ सिंध बैंक में हमारा काफ़ी, स्टेट बैंक की तरफ से भी काफ़ी फोकस है, और इसको हमारी मैनेजमेंट लेवल की तरफ से भी इसको कह रहे हैं कि जी इसको आप प्रमोट करें, क्योंकि पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि आपका जो इसका रेट है, एनुअल रेट जो है, दैट इज़ 5%। मतलब आप देखें 5% इज नथिंग। तो मुझे ज़रा ये समझाएं, क्योंकि 5% तो कहने में और सुनने में और प्रमोशन में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली लोग ही कहते हैं ये 5% है नहीं, इसके अंदर बहुत से हिडन चार्जेस भी होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बैंक की चीज़ों की तरफ से इन्वॉल्व होती हैं, फिर स्टेट बैंक की तरफ से भी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो अलग से शामिल कर ली जाती हैं। तो क्या इज इट एक्चुअली 5% या इसके अंदर बाकी चीज़ें भी आ रही हैं? दिस इज एक्चुअली 5%। इसमें बड़ा क्लियरली नो प्रोसेसिंग चार्जेस, नो प्री पेमेंट पेनल्टी है। इसमें स्पेसिफाइड स्टेट बैंक ने जितनी भी इसकी जो एक अपनी स्कीम है ना, ये अपने वेबसाइट पे एक तो लोड की हुई है, और मोर और लेस सारे बैंक्स वहाँ से ही गाइडलाइंस ले रहे हैं। कोई बैंक हम लोग अपने ओन पे नहीं कर सकते। और उसके जो आपको जिस तरह की मैंने दिखाया, इसमें एक टेंटेटिव इन्होंने स्केड्यूल बनाया हुआ है कि जी कितने लोन पे कितनी इंस्टॉलमेंट है। अब आप अगर ये डिफरेंट बैंक्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो हर बैंक की वेबसाइट पे एज पर दी जो अमाउंट दी हुई है उस पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट फिक्स आ रही होगी। वजह ये कि ये 5% के लिहाज से कैलकुलेट की गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपने जो मुझे पेपर दिखाया है, ये आपने कहा टेंटेटिव प्लान्स जो हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली जो बन सकता है, उसमें थोड़ा बहुत कोई कमी बेशी की गुंजाइश होती है, ज्यादा नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख ले रहे हैं, बिल्कुल, तो आपकी 20 साल के लिए अगर आप ले रहे हैं और आप उस 20 साल वाली एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं, वो 20 साल वाली एज ब्रैकेट क्या है उस पर अभी हम बात करते हैं, तो आपकी किस्त बनेगी 6,600 बिल्कुल ठीक है मंथली। ऐसे ही आप 10 साल के लिए करते हैं तो 7,900 बनेगी। ऐसे ही है। और ये 20 साल के लिए या 15 साल के लिए फिक्स होंगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें ये तो अभी इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है टेंटेटिव। हाँ। जो एक्चुअल में इन एक्चुअल चीज़ ये कि आप अगर 10 साल के लिए जो है ना, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है। गवर्नमेंट 10 साल के लिए गवर्नमेंट ने क्या 5%
जो कॉस्ट इंटरेस्ट रेट है वो ठीक। 5% अच्छा, है। जो गवर्नमेंट का प्लान है वो 10 साल के हाँ, लिए 10 साल के लिए। और अगर आप 10 साल से ज्यादा लेते हैं तो फिर वो वेरी कर जाएगा। हाँ, फिर वेरी करती है, फिर वो टेंटेटिवली चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इसमें इन्होंने 5% के लिहाज से दिया हुआ है। अगर आप 10 साल का लेते हैं आइडली तो 10 साल का है, उसमें गवर्नमेंट के आपको 5% इंटरेस्ट पड़ेगा, सबसे कम है। और बैंक्स मेक श्योर करेंगे कि अगर आप 10 साल के लिए ये लोन ले रहे हैं, हाँ, हाउस लोन ले रहे हैं, बिल्कुल, तो आपको वो सिर्फ 5% रहेगा। 10 साल से 1 साल भी ऊपर जा रहे हैं, 5 साल भी ऊपर जा रहे हैं, तो फिर आपको बैंक की शराइत लागू हो जाएगी। अच्छा, उसमें शराइत में ये है कि जी आफ्टर जो 10 ईयर्स के बाद वाला जो पीरियड है ना, उसमें 1 मंथ काइबर प्लस 3% इंटरेस्ट रेट लगेगा आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब अगर आप फर्ज करें आपने 20 साल का लोन बुक कराया तो पहले 10 साल आपको गवर्नमेंट वाला पे करना गवर्नमेंट वाला सब्सिडी और अगले 10 साल जो है वो आपको काइबर भी देना है और आपको बैंक का 3% भी देना है। अब वो डिपेंड ये करता है कि एट दैट टाइम काइबर क्या है। इस वक्त आपका काइबर है 11.50 है, ठीक है, और प्लस 3% तो कोई तकरीबन 14.5% बनता है। अगर फर्ज करें कि ये भी पिछले 10 साल पहले किसी ने लोन लिया था 5% पे था, अभी आके अगर वो 11वां साल है तो वो 14.50 वो रेट पड़ेगा, और वो जो करंट रेट होगा वो उसी के अकॉर्डिंगली। अच्छा, मैं लोगों के लिए आसान अल्फाज में समझा दूं कि अगर हम लोग अक्सर ये करते हैं कि बैंक से कुछ लोन लेने जाते हैं घर के लिए, गाड़ी के लिए या किसी पर्सनल लोन के लिए भी, तो आप जो ईयर सेलेक्ट करते हैं ना, हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा अरसे के लिए ले लें ताकि मंथली किस्त कम बने। एग्जैक्टली, ये एक साइकोलॉजिकल हमारा वो है। आप कम सालों के लिए लेते हैं, आप 3 साल के लिए एक लोन ले रहे हैं तो आपकी किस्त बड़ी बनेगी, आप 5 साल के लिए ले रहे हैं तो किस्त कम बनेगी। लेकिन जो आप 5 साल के लिए ले रहे होंगे उसमें आपको ज़्यादा अमाउंट वापस करना पड़ेगी क्योंकि काइबर और वो जो सारी चीज़ें हैं वो ऐड ऑन हो जाती हैं। अब इसमें टेक्निकली जो स्मार्ट मूव ये है कि अगर आप ये लोन अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप गवर्नमेंट की कंडीशंस के मुताबिक ही सिर्फ 10 साल के लिए लें, किस्त थोड़ी सी बड़ी दे लें लेकिन आपको सिर्फ वो 5%। आपको बिल्कुल, अगर आप अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको 15 करेंगे या 20 करेंगे तो फिर आपको वही वाली बात जो आपने अभी कही कि काइबर प्लस 3% आपको देना, वो भी आ जाता है। लेकिन उसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है। सिल्वर लाइनिंग से मुराद उसमें भी एक फायदा ये है कि 10 साल के बाद वो प्रिंसिपल थोड़ी सी अमाउंट कम, एग्जैक्टली, वो प्रिंसिपल अमाउंट कम हो रही है तो मार्कअप आपका फिर उस कम अमाउंट पे पड़ रहा है, कम अमाउंट पे बनेगा, वो फुल अमाउंट पे नहीं पड़ेगा। उसके अलावा देखिए 20 साल का ये डेफिनेटली फ़ायदा है कि उसमें आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट कम बन रही है, और 20 साल में आप देखें पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी मतलब कहाँ से कहाँ चली जाएगी, आप वैल्यू आप देखें ना, आपने अभी अगर कोई 1 करोड़ का अगर कोई लॉक इन कर लिया है 10 साल बाद तो उसकी पता नहीं कितनी वैल्यू होगी। बिल्कुल सही, वो डेफिनेटली ये एक मिडिल क्लास लोगों के लिए स्पेशली एक इन्होंने इस तरह का एक इंट्रोड्यूस कर दिया। और हमें तो सैलरीड लोगों, ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट वैसे क्या आ रहा है 15 साल के लिए, 10 साल के लिए या 20 साल के लिए? ज़्यादातर जो आ रहा है मतलब कोशिश लोग ये करें मैक्सिमम पीरियड अलाउ है, क्योंकि उसमें सीधी बात है जो सैलरीड बंदा है उसको वो इंस्टॉलमेंट वो देखता है, वो इतना उसमें नहीं जा रहा, टेक्निकलिटीज में नहीं जाता, वो कहता है इंस्टॉलमेंट अगर कम बन रही है तो मैं उसको प्रेफर करूं। और आपने जो अभी बोला ना कि प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ जाती है, अक्सर लोग जो हैं वो रेंट्स के ऊपर भी इन्हिसार कर रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, तो वो रेंट्स जिस रेशो से बढ़ते हैं उस रेशो से आपकी किस्त तो नहीं बढ़ेगी। आप ये देखिए, आप अपने घर पे जब अगर शिफ्ट हो गए, आपने घर ले लिया, आपको जो है ना घर हो तो अपना के तहत आपको खुशकिस्मत है कि आपको वो घर मिल गया, बिल्कुल, तो फिर आपका वो रेंट भी तो बढ़ता है ना हर साल, जो रेंटेड प्रॉपर्टी में बढ़ता है, तो यहाँ पे आपका वो भी बचत है, वो भी बचत है नहीं। और उसमें आप ये देखें, मैं भी किसी एक क्लाइंट हमारे पास आया हुआ था, वो अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी 75 to 80,000 पर मंथ रेंट है। अब ये रेंट वो दे रहे हैं जो कि बस सर अपार्टमेंट्स के रेंट सब इससे भी ऊपर, इससे भी ज़्यादा है। जो लाहौर के हालात चल रहे हैं, अब रेंट के ऊपर रहना, आप किसी नॉर्मल सैचुरेटेड एरिया में भी अब 50-40 से नीचे घर आपको नहीं मिलेगा। 5 मरले का घर तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। 2-2.5 मरले का भी आप देखेंगे तो वो 25-30-35 हज़ार रुपया आराम से आपका जो है ना रेंट, वो एक बहुत नॉर्मल घर का बन जाता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें अब एक कंडीशन जो बड़ी हम लोग इसको ज़रूरी है जो जिसको मेंशन करना, ये फर्स्ट टाइम होम ओनर्स के लिए बेसिकली ये है। अगर फर्ज करें कोई एग्जिस्टिंग कोई बंदा है जिसके पास पहले घर है, वो ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द लोन। ये गवर्नमेंट उस लिहाज से अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर उसके लेट्स से मैं अप्लाई करती हूँ फॉर एग्जांपल, मेरे हस्बैंड के नाम अगर घर है या मेरे फादर इन लॉ के नाम अगर घर है, हमारा अपना एक घर है, फैमिली हाउस, ठीक है, तो क्या तब भी मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगी? मेरे वालिद साहब का अपना, यू आर एलिजिबल, आप अपने नाम पे कर सकते हैं, मैं अपने नाम पे कर सकती हूं। यू आर नॉट अ होम, अगर आप होम ओनर नहीं है तो आपको आपके नाम पे किया जा सकते हैं। पर उसमें फिर यही है कि आपको जिस तरह आप अगर सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी और बाकी चीज़ों को फिर वो अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपने कहा होम ओनर्स के लिए ये नहीं है, आपके नाम पे कोई घर नहीं होना चाहिए, घर से मुराद प्रॉपर्टी है, एग्जैक्टली, कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए या घर नहीं होना चाहिए, घर नहीं होना चाहिए, घर, ठीक है, इट स्पेसिफाइज कि घर नहीं होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि बड़े लोग इस पर भी कंफ्यूज हो रहे थे कि वो हमारे पास तो प्लॉट है, पता नहीं हम इसके लिए नहीं। देखिए प्लॉट में ये है कि अगर किसी के पास प्लॉट है तो उसमें ये कि उसकी जो डेट इक्विटी की जो पार्टिसिपेशन है ना, वो प्लॉट
उसकी जो प्लॉट की जो वैल्यू होगी वो उसकी इक्विटी समझी जाएगी उसके अंदर, ठीक है, और उसके लिहाज से फिर उसको बैंक अपने अमाउंट फाइनेंस कर देगा। ठीक है, उसके हिसाब से फिर वो जो लोन की ब्रैकेट है हाँ, वो डिसाइड की जाएगी। अच्छा सर, किसको कितना लोन मिलेगा? अब सबको तो 1-1 करोड़ मिलने से रहा, मेरे यहाँ पे हम लोग 10 लोग खड़े हैं, लेट्स से हम 10 के 10 अप्लाई कर दें और आपकी तमाम क्राइटेरियाज के मुताबिक हम 10 के 10 एलिजिबल भी हो जाए, क्या हम सबको ही 1 करोड़ मिल जाएगा या डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं? डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं एज पर आपकी जो है ना उसमें इनकम। हाँ, इनकम मेन चीज़ तो है जो आपकी इनकम से डिटर्मन होगा कि कितनी आपको लोन मिल सकती है, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि अगर आपकी फ़र्ज़ करें ₹1,00,000 इनकम है, उसमें आपकी डेट बर्डन रेशियो देखा जाता है। ठीक है, उसमें से आपकी पहले तो एक बैंक जो होगा आपकी ECIB से रिट्रीव करेगा कि आपके नाम पे एग्जिस्टिंग कितने आपने कोई लोन लिया हुआ है, उसके थ्रू फिर गेज करेगा अच्छा जी आपकी कितनी रिपेमेंट कैपेसिटी बनती है, ये बैंक ने एनालाइज करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी बनेगी उस लिहाज से फिर बैंक आपको करेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है ₹1,00,000 एक बंदे की सैलरी है, उसकी एटलीस्ट कोई अगर 50,000 की उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है तो उसकी सेविंग इतनी तो होनी चाहिए ना। अगर उसका ₹1,00,000 जो उसको सैलरी मिल रही है और उसका एक्सपेंस ही ₹1,00,000 है तो वो तो फिर नज़र आ रहा है कि यार ये कैसे पे करेगा। सही है, वो सारी इन्वेस्टिगेशन बैंक करेगा। हाँ, ये बैंक बिल्कुल लेकिन करेगा। अगर 50,000 रुपया उसका खर्चा है और 50,000 रुपया उसकी रहन सहन और इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंगली बच जाता है, हम ₹1,00,000 सैलरी वाले की बात करें बिल्कुल, तो जो 50,000 के अराउंड सैलरी वो बन रही होगी, किस्त बन रही होगी, वो उस ब्रैकेट में फॉल करेगा बिल्कुल। तो 50,000 के अराउंड वो मतलब 6-7 मिलियन जो है उसके लिए वो क्वालिफाई कर सकता है। अगर आपकी ₹1,00,000 तनख्वाह है और आपका बहुत कोई हाई फाई रहन सहन नहीं है और आप उसमें से 50,000 कन्विंस कर लेते हैं बैंक को कि आप किस्त दे सकते हैं, तो फिर आप उस 60-70 लाख रुपए की ब्रैकेट में फॉल करते हैं। लेकिन क्या वो 60-70 लाख रुपया कैश मिलेगा? क्या वो पे ऑर्डर मिलेगा जिसके नाम पे वो लोन अप्रूव हुआ है, या जिससे या घर ही होगा? जैसे हम गाड़ी लेने जाते हैं तो बैंक कभी आप जितना मर्जी गारंटियां दे दें, आप जितना मर्जी बैंक आपको ट्रस्ट कर रहा हो, बैंक कभी भी पैसे आपके हाथ में नहीं देगा। बैंक कहेगा चलो मेरे साथ शोरूम में आपको गाड़ी लेके देता हूं। जी, इस पर हम बात करेंगे सर। ये थोड़ा सा टीजर दिया मैंने लोगों को ताकि वो देखते रहें। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हाजिर होंगे दोबारा, तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। घर हो तो अपना, और 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं आपको वज़ीर आज़म साहब। वज़ीर आज़म साहब ने ये जो स्कीम इंट्रोड्यूस कराई है उसकी छानबीन करने हम निकले हैं ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें कि आप ये 1 करोड़ रुपया, जो सिर्फ 1 करोड़ नहीं है, जिसकी डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, जो 10 लाख से शुरू होकर वो 20 लाख भी हो सकता है, 30 लाख भी हो सकता है, 40 लाख भी हो सकता है, और इस तरह से 1 करोड़ जिस भी ब्रैकेट में, यानी कि जिस भी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो बैंक आपको ऑफर करेगा, और वो अमाउंट जो है वो आपको बैंक किस तरह से देगा, ये मेरा सवाल था। ब्रेक पर जाने से पहले आप तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, मैंने सवाल ये पूछा था कि अगर मेरे नाम पे लोन अप्रूव हो जाता है तो क्या बैंक मुझे कैश पकड़ा देगा या बैंक मुझे मेरे नाम पे जो है ना वो पे ऑर्डर बना देगा कि ये लें जी आपका, लेट्स से मेरा 70 लाख अप्रूव है, मैं कहूँगी तैमूर साहब 70 लाख का चेक दे दें, क्या ये ऐसे होगा? क्योंकि इसमें फिर करप्शन, फ्रॉड और फेवरेटिज्म के ऊपर बड़ी बातें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें बड़ा सिंपल प्रोसेस है। पहले तो हम इसका एक अप्रूवल लेंगे, आपकी जो इनकम और जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं उसके बेस पे बैंक रेफरेंसेस चेक और सारा कुछ एक जब अप्रूवल केस तैयार हो जाएगा, एक केस तैयार हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर उतनी देर में आप प्रॉपर्टी भी सिलेक्ट कर लेंगी। जी, मैंने यहाँ एक प्रॉपर्टी सिलेक्ट की है, मैंने सेलेक्ट करनी है। हाँ, आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है। अब आपने जो प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है उसमें ये है कि फिर बैंक उसकी एवेल्यूएशन करवाएगा। ठीक है, बैंक एवेल्यूएशन करवाएगा, थर्ड पार्टी आपके जो PB अप्रूव वैल्यूएटर्स होते हैं उनसे वैल्यूएशन कराएगा, और वो एक उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल देंगे कि यार ये तो नहीं कि इसमें आप जो घर क्लेम कर रही है उसकी एक्चुअल अमाउंट कितनी बनती है। बैंक उस वैल्यू के मुताबिक फिर आपको अमाउंट डिस्पर्स करेगा, ठीक है, जो कि वैल्यूएशन उसकी लगेगी। अच्छा, लेकिन सर देखिए, अच्छा लेट्स से कि मैं जो है वो 70 लाख की ब्रैकेट में फॉल कर रही हूँ और मैं कोई 70 लाख का घर जो है वो पसंद करके मुझे आप ऑफर करते हैं कि जी आपकी ब्रैकेट जो है वो 70 लाख है, आप घर देखना शुरू कर दें। ठीक है, हम घर ढूंढना शुरू कर देते हैं और मुझे वो जो भी घर, जो भी यूनिट, जो भी मैंने लेना है वो 70 लाख में पसंद आ जाता है, लेकिन बैंक की मार्केट वैल्यू के मुताबिक थोड़ी अमाउंट उससे ऊपर नीचे हो रही होती है, तो बैंक उसका लेट्स से 65 लाख हो रही है, तो बैंक कहेगा हम आपको 65 लाख देंगे क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू 65 लाख है। फिर 5 लाख आप उसमें खुद डाल के उसको ले सकते हैं या आपको छोड़ना पड़ेगा? सकते हैं, बिल्कुल फिर आप ले सकते हैं, और वो घर जो है वो आपकी और बैंक के नाम हो जाएगा। वो बेसिकली बैंक उसको मॉर्गेज कर लेगा। ठीक है, बैंक उसको मॉर्गेज कर लेगा, बैंक के नाम बेसिकली घर हो जाएगा, और वो उसकी जब तक कंप्लीट पेमेंट्स नहीं हो जाती उस वक्त तक फिर वो बैंक के नाम रहेगा। एंड में जब
सब कुछ पे हो जाएगा तो बैंक वो फिर आपके नाम करेगा उसमें। पर खैर जो भी ट्रांजैक्शन जो आप कह रही है ना, हाँ वो जी। बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से जब आप जिनसे खरीद रही होंगी हाँ जी। तो बैंक वो पूरी एक सेल डीड बनेगी, ठीक है। बैंक डायरेक्ट पेमेंट उनको करेगा पेमेंट सही है। ऑर्डर के थ्रू, हाँ, जिससे आप खरीद रहे हैं। अच्छा सर, ये अब देखिए ना, हर कोई ये सवाल पूछता है कि बैंक सिक्योरिटी कैसे लेगा, बैंक कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगा, बैंक क्या करेगा। अब ये चूंकि एक मिडिल क्लास, एक ऐसे तबके के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिन्होंने कमेटियाँ डाल के, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट के पैसे संभाल के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो ख़र्चे अपने बचा के जो है ना कहीं अपने किराए बचा के ये घर लेना है, उनका तो सारी ज़िंदगी का ये ख्वाब है। ऐसे ही है। अब वो एक ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिस पे वो लाखों रुपया, हज़ारों रुपया मंथली किस्त भी दे रहे हैं। डाउन पेमेंट क्या होगी या नहीं उस पर तो मैं अभी बात करूंगी आपसे। अच्छा सर, वो फिर ये सोचते हैं कि जी हम पैसे दे रहे हैं, किस्तें हम भर रहे हैं, घर तो हमारा हो गया, इन पेपर्स तो बैंक के नाम है, उनके पास क्या गारंटी है कि जी ये इनको मिल जाएगा, या को शेयर में उनका नाम कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि ये गारंटी बड़े लोगों को चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, उसमें जो है ना, ये बैंक जो है ना बेसिकली जब सारी चीज़ हो जाएगी तो बैंक फिर पूरी डॉक्यूमेंटेशन में डील करता है। ये जो चीज़ें होंगी ये सारी आपकी ये लीगली सब कुछ क्लियर होगा, ये क्लियर होगा, और ये फिर बैंक का जो लीगल एडवाइजर होता है वो उसको वेट करके परफेक्शन देता है। बाकायदा स्टैम्प पेपर्स होते हैं, स्टैम्प पेपर्स पे ये चीज़ें होती हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि बैंक कल को आप जो फेयर, ऐसे तो नहीं होगा बैंक कल को आगे कह हमारा घर है निकला। नहीं, लोग पूछते हैं, हाँ बिल्कुल, नहीं, गवर्नमेंट की स्कीम है, कल को बैंक ही हमें घर से निकाल दे, हमने 5 साल की किस्तें दी हो, कल को ये गवर्नमेंट रहे ना रहे, पेमेंट्स अगर आ रही हैं टाइमली या जो भी आ रहा है तो उसमें बैंक इस तरह की कभी इस चीज़ पे नहीं करेगा। ठीक है। उसके अलावा बाकी ये कि इसमें गारंटी किस चीज़ की है? आज ये गवर्नमेंट है, कल नहीं है। हाँ, नहीं है। तो रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ये स्कीम चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। हाँ बिल्कुल, ये स्टेट बैंक बैक स्कीम है, तो स्टेट बैंक एक है ऑब्वियसली एक इंडिपेंडेंट बेसिकली एक अदारा है, तो उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। कोई सियासत जो है वो इस प्रोग्राम के ऊपर असर नहीं डालती। कोई सियासत नहीं। हमें जितने लोन्स, जो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो रेफर हो रहे हैं हमारे, एक स्टेट बैंक वालों ने एक पोर्टल का लिंक भी दे दिया है। कोई बंदा जो चाहे वो वहाँ इंडिपेंडेंटली जाके उस पोर्टल पे लिंक करके जिस बैंक से वो चाह रहा है वहाँ रेफर कर दे। वहाँ बैंक में कंसोलिडेटेड एप्लीकेशंस आ रही हैं, वो फिर बैंक वाले वहाँ से। सर ज़रा आसान अल्फाज में समझाइएगा ये बात कि अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि आपकी सैलरीज या आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली आप कौन से वाली ब्रैकेट, आप 10 लाख के लिए अहल हैं, 20 लाख के लिए हैं, 30 के लिए, 40 के लिए, 50 के लिए, या आपकी कुरानदाजी 1 करोड़ की निकल आ सकती है आपकी तनख्वाह के मुताबिक, आपकी इनकम के मुताबिक, तो ये आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसका तरीक़ाकार असल में है क्या? क्या किसी भी बैंक में जाके आप उनके रिसेप्शन पे बोले मैंने ये अप्लाई करना है? पहले तो सबसे पहले तो एक स्टेट बैंक वालों ने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आपने अपनी इनिशियल डिटेल्स डालनी है। ये आपको वेबसाइट पे ऑनलाइन मिल जाएगा लिंक? ऑनलाइन दिया हुआ है। हमारे पास भी जो कोई कस्टमर आता है हम कहते हैं पहले आप ऑनलाइन जाएं, वहाँ अपनी डिटेल्स डालें और वहाँ फिर जो स्पेसिफाइड बैंक है उधर वो आप मेंशन कर दें, जो भी आपकी अपनी चॉइस है। एग्जैक्टली, वो फिर उस बैंक को रेफर हो जाता है केस। ठीक है। वो फिर जो बैंक की जो टीम होती है वो फिर केसेस उसके पास कंसोलिडेटेड आ जाते हैं, वो फिर रिव्यू करते हैं, वो राब्ता करते हैं। उनको जो चीज़ समझ आती है कि जी अच्छा जी इस वाले में बेसिक क्राइटेरिया आपकी कितनी सैलरी है, बैंक को भी पता लग जाता है कि अच्छा यार ये इस केस में कुछ है कि नहीं है। क्योंकि कभी कभार इस तरह भी हो सकता है कि बिल्कुल ही केस में कुछ है नहीं है, तो वो आउटराइटली भी वो। डॉक्यूमेंटेशंस के लिए लोगों को क्या क्या चाहिए होगा? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाता है, डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, चीज़ों पे चीज़ें मांगे जा रहे हैं, इन्होंने करना कोई नहीं। इसमें मैं बताऊँ डॉक्यूमेंट्स जैसा सैलरी जो लोग अगर कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो उसमें तो सिंपल है, उसमें वो बैंक अकाउंट जिस बैंक से चाह रहे हैं वहाँ एक बैंक अकाउंट हो जाएगा, और जो सैलरी होगी वो वहाँ राउट होनी चाहिए। ठीक है। बेसिकली अपने एम्प्लॉयर को एक फॉर्मेट है, वो कह देंगे जी कि ये आप सैलरी जो है ये इस बैंक में हमारी मंथली जाया करे। ठीक है। वो जब सैलरी आया करेगी उसमें से बैंक ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लिया करेगा। सही है। इसका कोई टाइम फ्रेम भी है? घर हो तो अपना के लिए अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं और इस लोन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बैंक्स को कोई बाउंड किया हुआ है स्टेट बैंक ने कि कितने टाइम में आपने इस केस को सॉर्ट आउट करना है, महीनों लटकाना? देखिए उसमें जो स्टेट बैंक ने जो टाइम दिया हुआ है दैट इज 15 डेज। 15 दिन के अंदर अंदर आपने एक एप्लीकेशन को या हाँ करनी है या ना करनी है। पर उसमें इशू ये आता है कि इसमें क्योंकि कुछ चीज़ें डिटेल्स होती हैं, कस्टमर जो आपके क्लाइंट्स अक्सर जो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं अक्सर वही कोई कागजात में कोई कमी बेशी होती है। वो होता है कि वो इनिशियल कोई सबमिट कराएगा ना, वो कहेगा लो जी मेरा टाइम शुरू हो गया, पर वो ये नहीं देखते कि यार आपने कंप्लीट चीज़ें प्रोवाइड की हैं कि नहीं की। सही है। हमारा टाइम जब शुरू होता है कि जब आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी ताकि हम उस केस को आगे प्रोसेस करके कर सकें। डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं तो उसके 15 दिन के बाद आपको जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, या हाँ में मिलेगा या इनकार में मिलेगा। अगर कोई कमी पेशी होगी तो वो ऊंच नीच में ऑब्वियसली बैंक्स जो हैं उसमें खुद भी बैंक इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि दे आर सेलिंग दिस, दे आर टेलिंग पीपल,
प्रमोटिंग दिस देखिए एक्चुअली। हमारे पास जो आपको मैं वेरी फ्रैंकली बताऊं, स्टेट बैंक की तरफ से एक तरह का पीछे से प्रेशर भी है कि इस स्कीम को आगे सक्सेसफुल बनाएं और दे आर फॉलोइंग अपॉन दिस कि जी इससे मिडिल आपने क्लास आ रहे हैं आपके पास, हमारे पास आ रहे हैं किराएदार जो किराए पे इस वक्त बिल्कुल रह आ रहे रहे हैं, उनके लिए ये इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी किराए के घर पे रह रहे हैं और इसकी मिनिमम जो है वो आपकी 30-31 से मिनिमम स्टार्ट हो जाती है कि अगर आप 30-31 वाले 1000 वाले घर में भी रह रहे हैं ना, जिसपे आप किराया दे रहे हैं, तो भी आप यहाँ आकर अप्लाई कर सकते हैं और उस अमाउंट की, उस ब्रैकेट का जो भी आपको घर मिल रहा है वो कम से कम आपका अपना तो होगा। अपने घर के लिए अगर आपको 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, तो आप इस स्कीम के तहत, इस पोर्टल के तहत अप्लाई करके किसी भी बैंक से ये अपना प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल प्रोसीड कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, मैंने जिस बंदे से भी कभी अभी जिक्र किया इस लोन का, तो वेरी नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद वो इस लोन में इंटरेस्टेड नजर आया। 5% इज अ ह्यूज बेनिफिट कि आपको पहले 10 साल जो है वो सिर्फ 5% के ऊपर ये लोन मिल रहा है। लेकिन फिर इसको लोग बड़े मिसयूज भी करेंगे। वो मुझ जैसे, इन जैसे लोग सब अप्लाई करना शुरू कर देंगे, इन्वेस्टर्स अप्लाई करना शुरू कर देंगे, बिजनेसमैन अप्लाई करना शुरू कर देंगे। इन्वेस्टर्स और जो है ना, इसको हम फिल्टर आउट कैसे करेंगे? देखिए इन्वेस्टर्स का तो ये कि इन्वेस्टर्स जो हैं आपके पास, जो पैसे वाले, उनके पास ऑलरेडी अपने नाम, घर और इस तरह की चीज़ें हैं। सर बच्चे के नाम ले लिया, फलां के नाम ले लिया, तो आपको पता है 100 तरह के रास्ते होते हैं, तो क्या इसको भी फिल्टर आउट करेगा बैंक? देखिए उसमें प्रायोरिटी तो हमारी अभी तक तो ये है कि हम जो है ना, जो आपका जो सैलरीड वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी उस तरह के जो केसेस जब आएंगे उनको फिर उस तरह से चेक भी किया जाएगा, डील भी किया जाएगा, किस तरह इसको आगे लेके जाना है। ठीक है। खवातीन का कोटा है इसके अंदर, कोटा है या खवातीन को इनकरेज किया जा रहा है? क्योंकि हम बेचारी जो औरतें हैं ना, ये अक्सर ये कहते होते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, या तो ससुराल होता है या मैका होता है। तो बहुत सी सैलरी क्लास ऐसी खवातीन हैं जो अब ये ख्वाब देखती हैं कि उनका भी अपना घर हो और हम अपने पैसे बचाकर हम भी एक इंडिपेंडेंट जो है वो शहरी के तौर पर इन स्कीमों से, इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो तो स्पेशली हमें वुमेन लिटरेसी और इन चीज़ों पे आगे कह रहे हैं कि जी आप प्रोडक्ट्स ज़्यादा फोकस करें, स्ट्रक्चर करें। और अभी जितनी मेरी ईमेलें चल रही हैं एडीबी, और क्योंकि ये सारे जो बाहर की भी आपके जो डोनर जो फाइनेंसिंग्स आपको देते हैं आपके कंट्री वाइज, वो इन चीज़ों में इनका बड़ा फोकस आ गया कि यार ये जो है ना लेडीज की जो तरफ जो फाइनेंसिंग है उसको आगे किया जाए। आप इनकरेज कर रहे हैं, हम इनकरेज कर रहे हैं, सिंध बैंक इनकरेज कर रहा है कि हमने, बल्कि विमेन जो सैलरीड क्लास हैं वो आकर जरूर इसके लिए अप्लाई करें और उनको सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट। बिल्कुल डेफिनेटली। जबरदस्त जी, जबरदस्त। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये तो खुशखबरियों पे खुशखबरियाँ सुनने को मिल रही हैं। अगर आप, बड़ी आसान सी बात है, अगर आप 1 लाख के करीब किस्त अफोर्ड कर सकते हैं तो गवर्नमेंट आपको दे रही है जी 1 करोड़ रुपया। अगर आप 95,000 रुपये, इस टेंटेटिव प्लान के मुताबिक 95,000 रुपये के करीब अगर आप किस्त अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको 90, अगर आप 84,000 किस्त अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको 80 लाख रुपया गवर्नमेंट जो है वो दे रही है। अगर आप लेट्स से 50,000 रुपया जो मीडियम पर आ जाता है, 50,000 रुपये तक की किस्त को आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको मिलेगा जी 50,000 के मुताबिक 10 साल के लिए 50 लाख रुपया जो गवर्नमेंट आपको दे रही है अपना घर हो तो अपना स्कीम के तहत, जो वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस की है। अब मुझे तैमूर साहब देख रहे हैं इस तरह से कि भाई पैसे नहीं मिल रहे, घर मिल रहा है, इसमें मालियत का आपको घर मिल रहा है। हाँ, घर मिल रहा है। देखिए इसमें जो है ना, जिस तरह आपने बताया, आपने तो जिस तरह बताया कि वाकई में मतलब बड़ा अट्रैक्टिव और सारा कुछ लग रहा है, पर उसमें थोड़ी सी जो चीज़ें हैं, हमने जो हमारा जो क्राइटेरिया, इसमें हमने सैलरी देखनी है, ठीक है, और उसके लिहाज से देखें ना, अगर लाख रुपए किसी की सैलरी है, उसमें से उसके हमने एक्सपेंसेस देखने के वो उसके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके बच्चे कितने हैं, हाँ बच्चे कितने एग्जैक्टली, किस तरह से चल रहा है, वो सारा कुछ और हाँ देखना है, और उसके पास कितने पैसे बच जाते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट वो पे कर सकेगा, ठीक है, उसके लिहाज से फिर हम उसको बताएंगे। सर इसका तो ऑटोमेटिक फार्मूला नहीं होता, कोई गाड़ी के लिए अप्लाई करना आता है तो आप लोग तो उस फार्मूला के तहत डिसाइड कर लेते हैं कि भाई लाख रुपए अगर आपकी तनख्वाह है तो आप फलां गाड़ी सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं, इससे ऊपर आप जाने का सोचें ना, क्योंकि बैंक इससे ज्यादा ऐसे ही है। इसमें ऐसे ही है, इसमें डेट बर्डन रेशियो एक निकाला जाता है और हमें कुछ एक्सेल की शीट्स दी हुई हैं, उसके थ्रू वो आपको आइडिया हो जाता है कि कितनी आप अमाउंट फाइनेंस कर सकते हैं। पर गोइंग एनीवे, इसमें मतलब कि स्कीम बहुत अट्रैक्टिव है और इस रेट पे 5% रेट पे, ये वो रेट है जो कि जो बैंक के जो मुलाजिम होते हैं ना, बैंक उनको इस रेट पे फाइनेंसिंग दिया करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी एक आम बंदा इस पे ले सकता है, तो नथिंग लाइक इट वाली बात है। बिल्कुल सही सर। लेकिन सर हम ना जब भी हम बैंक के हाउस लोन्स की बात करते हैं ना,
तो उसमें लोगों के लिए सबसे बड़ी हर्डल ये आती है कि उस हाउस लोन के लिए कहीं ना कहीं जो है वो डाउन पेमेंट और आपके पास खुद भी कुछ होना चाहिए, तभी वो उसको, क्या इसके अंदर भी है कि आपके पास कोई पैसे होने चाहिए, कोई 10-20 लाख आपकी भी जेब में होना चाहिए, तभी आपको ये मिलेंगे, वरना नहीं, या कोई पैसे शैसे लगते हैं इसमें? देखें, इसमें गवर्नमेंट की जो है ना डेट इक्विटी रिक्वायरमेंट जो है ना, उन्होंने 90-10 रखी हुई है। मतलब अगर करोड़ रुपए का फर्ज करें घर है तो उसमें एटलीस्ट 10 लाख की जो है ना शिरकत वो आपकी होनी चाहिए। अच्छा। और 90 लाख फिर बाकी बैंक फाइनेंस करेगा। उसकी वजह ये कि उसमें कि वो 1 करोड़ वाला घर जो आपने पसंद कर लिया, जो आपने लेना है, गवर्नमेंट ने आपको 1 करोड़ के लिए अप्रूव भी कर दिया, लेकिन बैंक आपको सिर्फ 90 लाख देगा। 90 लाख देगा, बिल्कुल। 10 लाख आपको खुद से डालना पड़ेगा। वो आपकी इक्विटी पार्टिसिपेशन उसमें रखी है। देखिए, वो जो भी कोई हम लोग फाइनेंसिंग या प्रोजेक्ट्स रिलीज करते हैं उसमें ठीक है, शराकत अगले की भी होनी चाहिए। सही है, ताकि तभी वो डीड जो है वो वैलिड भी हो सके। सो अगर आपको 10 लाख के लिए अप्लाई करते हैं और आपका 10 लाख अप्रूव हो जाता है, तो 1 लाख रुपए आपके पास अपना होना चाहिए, बिल्कुल। तभी वो जो भी 10 लाख का यूनिट होगा वो आपको मिलता है। 10 लाख का क्या मिलता है वैसे? लेकिन 10 लाख जो है, आप सही कह रही हैं, 10 लाख में तो कुछ नहीं मिलता आपकी। पर ये इन्होंने एक टेंटेटिव, 10 लाख है भी सिर्फ 10,000 रुपए की किस्त वाले के लिए। किस्त आप देखें ना, मतलब ये तो इन्होंने एक टेंटेटिव आपको अमाउंट स्केड्यूल दे दिया। उसके लिहाज से आप देखें, आप जिस क्राइटेरिया में फॉल करती हैं उस लिहाज से आपने उतनी अमाउंट आपको फाइनेंस हो जाएगी। बिल्कुल सही। और उसमें से आपको 10% जो है वो आपके पास होना चाहिए। और वो भी आपने बैंक को पे नहीं करना, बिल्कुल, वो आपने करना है जब आप वो यूनिट खरीद रहे हैं, वो कोई अपार्टमेंट ले रहे हैं, कोई घर ले रहे हैं, तो वो उसी ऑन द स्पॉट आप बैंक में वो अमाउंट जमा करा देंगे। जो पेमेंट ऑर्डर बनेगा वो बैंक उसमें शामिल करके वो पूरा पेमेंट ऑर्डर बना देगा। अच्छा, अब इसमें मुझे ये बताएं कि कोई क्राइटेरिया है कि फलां एरिया में होना चाहिए, फलां सोसाइटी में होना चाहिए, फलां जगह पर होना चाहिए, घर की कंडीशन ऐसी हो तो ही खरीदने देंगे, ये इस तरह की कोई कंडीशन है? इसमें जनरली जो क्राइटेरिया है कि वो आपके जितने भी जो आपकी अप्रूव्ड स्कीम्स हैं वहाँ होना चाहिए, और आपकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर रजिस्टर हो सके, ठीक है, और कोई नैब की कोई केसेस ना, ये ऐसा ना हो कि जी उस सोसाइटी के ऊपर पहले कोई केसेस चल रहे हैं, तो उसमें वो हम स्क्रूटनाइज कर लेते हैं कि जी जो कौन सोसाइटी से बाहर, जैसे हमारे ओपन हाउसेज हैं, हम अंदरून में चले जाएं, शुमाली लाहौर में चले जाएं, जो हमारे मोहल्ला सिस्टम है, किसी और शहर में चले जाएं, तो हर जगह तो सोसाइटियां नहीं है, उस वहाँ भी वो भी अलाउड है, मतलब किसी भी शहर में कहीं पर भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। पर वो यही वाली बात है, उसकी प्रॉपर्टी की प्रॉपर पीछे लीगल चेन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट। कोई अगर इलीगल या कोई चीज होगी उसको बैंक फाइनेंस नहीं कर सकेगा। बिल्कुल सही। तो ये चीज बैंक उस लिहाज से वो उस लिहाज से देखता है जी। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में अपना घर बना सकते हैं वज़ीर आज़म की स्कीम के तहत। अगर आप सैलरी क्लास हैं तो वो बोली बात है कि आपको ज़्यादा प्रेफर भी किया जा रहा है और आपके केसेस को जो है वो ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपने अपना घर बनाना है और आप आसानी से मंथली जो है वो ये अपनी ब्रैकेट के मुताबिक जो भी किस्त अफोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई कर सकते हैं? एक छोटा सा पोर्टल है, वज़ीर आज़म पोर्टल है, जो ऑनलाइन है, वहाँ पर जाकर आप जो है वो अप्लाई करें। उसके बाद आप सेलेक्ट करें कि आपने कौन से बैंक में अप्लाई करना है। आप किसी भी बैंक को, जो भी बैंक की ऑप्शंस वहाँ दी हुई हैं, जिस पे आपका ट्रस्ट है, जिस पे आपका अकाउंट चल रहा है, कोई जानने वाला बैठा हुआ है, वो भी एक हमारा बड़ा वो होता है ना, वो आपको काम नहीं आएगा, वो सिर्फ इतना ही काम आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना वो गैदर कर लेगा, क्योंकि प्रोसेस जो है वो सारा ऑटोमेटेड तरीके से होना है। और स्टेट बैंक चूंकि बैक कर रहा है, तो स्टेट बैंक जो है वो उसमें थर्ड पार्टी ऑडिट का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल नहीं। स्टेट बैंक जब हम सारी डिस्बर्समेंट्स करेंगे तो स्टेट बैंक का जब ऑडिट आता है वो इसको केसेस को रिव्यू भी करेंगे कि ये आपने ठीक तरीके से डिस्बर्समेंट्स किए हैं, ये क्या तो वो ऑडिट का हक तो ऑब्वियसली हमेशा स्टेट बैंक के ऊपर होता है, जो थर्ड पार्टी ऑडिट के तौर पर सामने आता है। सो आप किस चीज़ का इंतजार करें भाई, अप्लाई करें। और मैं अभी ज़रा ब्रेक पर जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने अप्लाई करने के लिए ज़रा इन्फॉर्मेशन पूछ रही हूँ, क्योंकि ख़वातीन को उन्होंने कहा है कि ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग। वो तमाम ख़वातीन जो अपने घर का ख्वाब देखती हैं, कमाती हैं और अपने लिए इंडिपेंडेंटली कुछ सोचना चाहती हैं, तो उनके लिए ये स्कीम डेफिनेटली बिल्कुल उतनी ही वैलिड है जितनी भी किसी मर्द के लिए वैलिड है। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, फॉर प्रोवाइडिंग अस ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, एंड आई एम श्योर अब आपके बैंक के बाहर ना लाइन लगने वाली है, क्योंकि कोई अच्छी चीज़ हो तो मैं लोगों को कहती हूँ ज़रूर उसका फ़ायदा डेफिनेटली। बिल्कुल। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम से हमने सर्वे किया, कुछ अवामी सवालात लेकर हम दोबारा से हाजिर हुए हैं सिंध बैंक में, ताकि वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो हमारे ज़हनों में सवालात घूम रहे हैं वो आप तक पहुंचा सकें। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट जो सिंध बैंक हैं मौजूद हैं, शहजाद साहब। उनसे हम बात करेंगे जो इस प्रोडक्ट को डील भी कर रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन आ रही हैं उनको डील भी कर रहे हैं, और 2 से 3 एप्लीकेशन जो हैं उनको डिस्पर्स भी हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? अच्छा सर, कुछ सवालात हैं और बड़े टेक्निकल सवाल हैं, तो मैंने सोचा कि लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए कि क्या ये लोन जो है, जो घर हो तो अपना वज़ीर आज़म का, ये सिर्फ लाहौर की अगर हम बात करें तो LDA अप्रूव्ड एरियाज़ और सोसाइटीज़ जो हैं सिर्फ उनको दिया जा रहा है?
देखिए टेक्निकली जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये वो प्रॉपर्टी जो लिटिगेशन में ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बैंकों को इशू नहीं होता। जैसे अप्रूव कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, LDA से अप्रूव होनी चाहिए, या फिर DHA, लाइक बैरिया, इस तरह की जो अप्रूव्ड जरूरी नहीं है कि LDA अप्रूव्ड हो, लेकिन अप्रूव्ड सोसाइटीज होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई लिटिगेशन आए। जैसे कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं लाहौर में, मैं नाम नहीं लेता, उनके ऊपर LDA के कुछ चल रहे हैं इश्यूज, कुछ TMA के इश्यूज चल रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली आप कह लें, वो नहीं है बैंक उसको। हमारे पास तो लाहौर में लिमिट बड़ी कम रह जाती है, तकरीबन 132 सोसाइटीज हैं जो अप्रूव्ड ही नहीं है LDA से। आप उनसे बाकी वालों में उसके अलावा कहीं और आपको देखना पड़ेगा जहाँ पे आपने घर लेना है। एग्जैक्टली, जो रजिस्ट्री वाली जगह होती है, बैंक उसको डेफिनेटली उसको। अभी नया सिस्टम जो चल रहा है प्रॉपर्टी का, वो आप भी उससे जानते होंगे, उसमें रजिस्ट्रीज नहीं मिलती हैं, उसमें NOCs होते हैं, कुछ फाइल सिस्टम देखिए, होता वो है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में तो NOC चलते हैं, वो हम फिर सोसाइटी वाले हमें एंडोर्स करते हैं, हम पहले उनसे एंडोर्स करते हैं, वो भी अप्रूव्ड हो सकती हैं अगर अप्रूव्ड जगह पर है। NOC के ऊपर भी मिल सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन आए, बैंक देखता अपना सेफ। ठीक है, जैसे जाहिर बात है, अगर आपने लेना, आप भी देखोगे यार कि मेरी प्रॉपर्टी वो मिले कि जो बिल्कुल ऑनरशिप में आ रही है, वो बिल्कुल सही हो। अच्छा, दूसरा, अगर मैं घर लेना चाह रही हूँ लेट्स से, तो मुझे बने बनाए घर के ऊपर जो है ना ये लोन मिल रहा है, कहा जा रहा है, आपको नहीं पसंद आता कभी कभी क्वालिटी वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क, तो आप चाहते हो कि आपके पास अगर कोई प्लॉट पड़ा हुआ है तो आप जो है वो खुद घर बना लें, क्या इसकी ऑप्शन भी मौजूद है? देखिए जी, घर हो तो अपना, ये स्कीम जो है स्पेसिफिकली 3 प्रोडक्ट्स में, मतलब 3 तरह से आप इसको देख सकते हैं। एक तो आप इससे कंस्ट्रक्टेड हाउस, सेकंड बना बनाया घर हो, या अपार्टमेंट फ्लैट हो, और वो 10 मरले तक आप ले सकते हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू योर ब्रैकेट, सैलरी, वो सारा, और थर्ड वन इज तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप अवेल कर सकते हैं। आपके पास अगर प्लॉट है तो अप्लाई कर सकते हैं, या आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए ऐसा नहीं, सामने कुछ लोग ऐसे हैं कि जी हम प्लॉट खरीद सकते हैं, उसका नहीं। अगर आपके पास ऑलरेडी प्लॉट है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए आपको अवेल कर सकते हैं, आप उसके लिए ये कर सकते हैं। और कोई उसका मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतने मरले का प्लॉट होगा तभी आप? उसमें वही ब्रैकेट वही है कि 5-10 मरला तक, इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर नहीं, 5 से 10 मरला अगर आपका प्लॉट है, और 5 से कम भी है तो भी चलेगा। ठीक है, फिर वो आपकी सैलरी ब्रैकेट आ जाएगी और उसकी अकॉर्डिंगली प्लस माइनस वैसी कैलकुलेशन होगी। सर, ये भी सुनने में आ रहा है, बहुत से लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं जी कंस्ट्रक्शन के लिए तो ये लोग कम पैसे दे रहे हैं, घर के लिए ये लोग कह रहे हैं जी करोड़ तक ले लो। एक चीज़ क्लियर कर लें, कंस्ट्रक्शन के लिए 1 गो में बैंक कभी भी पैसे नहीं देगा, उसमें ट्रंचेस होती हैं आपको। ठीक है, 3 ट्रंचेस में आपको उसमें पैसे दिए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन इन शेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ज़्यादातर लोग अभी तक जितने भी उन्होंने कंस्ट्रक्टेड हाउस के लिए अप्लाई किया, उनको वही दिया। हमने भी जो डिस्बर्समेंट की है कंस्ट्रक्टेड हाउस के लिए ही। ठीक है, और अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि अगर आप प्लॉट के मालिक हैं और आप उसके ऊपर तामीरात कराना चाहते हैं, अपना घर खुद बनाना चाहते हैं, तो बैंक जो है वो आपको 3 हिस्सों में पैसे देगा। एग्जैक्टली, उसमें ट्रंचेस में पैसे मिलेंगे। आपने ग्रे स्ट्रक्चर बना लिया, बैंक उसको सर्वे करेगा, उसके बाद आपने लेंटर डलवा लिए, नक्शे के मुताबिक चल रहे हैं, फिर आप उसकी जो है वो तज़ीनो और आइश और बाकी फिनिशिंग की तरफ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, उसमें 1 गो में पैसे नहीं देता बैंक, और वो आपकी सैलरी ब्रैकेट के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली उसी तरह कैलकुलेशंस होगी। कैलकुलेशन एग्जैक्टली वैसी होगी। तो अगर मैं 90 लाख रुपए के लिए क्वालिफाई करती हूँ कंस्ट्रक्शन के लिए अपने प्लॉट और अपनी ब्रैकेट के मुताबिक, तो वो मुझे 90 लाख ही मिलेगा, लेकिन किस्तों में मिलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे घर के, उस तरह आपको बैंक पैसे रिलीज कर रहा है, और बैंक मुसलसल साथ साथ जो है वो उसका सर्वे रखेगा, उसके विजिट्स होते हैं, कुछ वेरिफिकेशंस होती हैं। और कंस्ट्रक्शन घर के लिए तो आपने शुरू से ही बता दिया ना, जैसे कि बैंक जो है वो उसके साथ अपने नाम पे रखेगा, और जब तक देखिए कोई जब आप तीनों अपार्टमेंट लें, फ्लैट लें, कंस्ट्रक्टेड हाउस लें या प्लॉट लें, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी, जो प्लॉट होगा, वो ऑनरशिप आपकी रहती है कैंडिडेट की, जो भी कस्टमर है, लेकिन वो बैंक के नाम मॉर्गेज हो जाता है। ठीक है, कुछ कायदो ज़ाबत होते हैं, बैंक के साथ डीड्स बनती हैं, वो भी प्रॉपर्टी बैंक के नाम हो जाती है। और जैसे जैसे आप अपनी इंस्टॉलमेंट देके क्लियर करते हैं, फिर बैंक आपको उसके ऊपर NOC देगा, क्लियरनेस होगी। बिल्कुल सही। अच्छा शहजाद भाई, एक सवाल बहुत कॉमनली पूछा जा रहा था और मैं उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन चाह रही हूँ कि लोगों तक पहुँचाएं कि इस तरह की स्कीम्स में फ्रॉड, करप्शन, स्कैंडल्स के बहुत से इंसिडेंट्स हो जाते हैं और होते भी हैं, और लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बैंक्स कैसे मेक श्योर करेगा कि ये करप्शन फ्री रहे, ये स्कैंडल फ्री रहे, ये ट्रांसपेरेंट रहे और ये फेयर तरीके से लोगों एक्चुअली मिडिल क्लास तक पहुंचे? देखिए, एक चीज़ तो वेरी क्लियर कि अंडर अम्ब्रेला ऑफ स्टेट बैंक ये जो चल रही है, बैंक स्कीम चल रही है, वो बैंक इस मामले में बड़े मतलब क्लियर हैं। सारे बैंक बड़े क्लियर होते हैं, इसमें कोई ऐसा चांस होता नहीं है ना फ्रॉड का, ना इस तरह का। क्यों? क्योंकि हर चीज़ आपकी एज पर प्रोसीजर एंड पॉलिसी चल रही होती है, अकॉर्डिंग टू द बैंक, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ स्टेट बैंक्स। और वो इन्वेस्टिगेशन बैंक्स की जिम्मेदारी होती है, और बैंक्स ने उसी तरह करनी होती है जैसे अपने हाउस लोन्स को वो लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, प्रॉपर विजिट्स होते हैं, वेरिफिकेशंस होती हैं, फिर सिक्योरिटी होती है डॉक्यूमेंट्स की। मतलब बहुत आप कहते हैं घर लेना है, तो आप जो घर लेना है उसके डॉक्यूमेंट्स देंगे, बैंक उसको सिक्योरिटी नहीं करेगा, उसको अपने लीगल से चेक करवाएगा, फिर उसके ऊपर सर्टिफिकेट्स आते हैं, परफेक्शंस आती हैं,
आफ्टर दैट फिर हम जो पेमेंट्स अरेंजमेंट की तरफ जाते हैं, उससे पहले बैंक अपने आप को सिक्योर करता है। सिक्योर करता है। Because जब बैंक अपने आप को सिक्योर करता है तो फिर वो मेक श्योर करता है कि कोई स्कैंडल्स और कोई करप्शन के इंसिडेंट्स ना हो। लेकिन आखिर में एक सवाल जो जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने ब्रैकेट अभी हमने जिक्र किया था कि आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट करा देते हैं तो कोई 15 दिन का टाइम होता है जिसमें बैंक आपको हाँ या ना में जवाब देता है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैडम, अगर इसमें कस्टमर की तरफ से चीज़ें पूरी हों तो इससे भी थोड़ा टाइम लग सकता है। इससे भी थोड़ा टाइम प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर एक तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें कि स्कीम बहुत अच्छी है, लोगों को भी अवेयरनेस नहीं इसके बारे में। ठीक है। हालांकि अगर मिडिल जो मीडियोकर क्लास है हमारी, उसके लिए तो ये बहुत ही मतलब इस एक बंदा जो सैलरी क्लास है किराए घर में जाकर, उसके पास अपना घर है तो उससे तो बेहतर उसकी ज़िंदगी और वही पैसे जो वो किराए पे देता है वो अपने घर के पैसे सबसे पहले उसकी फैमिली सिक्योर होती है, बच्चे सिक्योर होते हैं उसके। तो स्कीम बहुत अच्छी है, लोगों की इसकी अवेयरनेस नहीं है, उसकी ज़रूरत है। तो ऑल द टाइम हम तो रहते हैं कस्टमर्स के लिए। अब मेरा सवाल तो सुन लेना। सवाल मेरा ये कि आपने कहा कि 15 दिन से भी कम टाइम लगता है जिसमें एप्लीकेशन आपकी अप्रूव या डिनाई हो जाती है। ठीक है, उसके बाद लेट्स से मेरा अप्रूव हो जाता है और आप मुझे कहते हैं जी आप 50 लाख रुपए की अहल हैं, आप बैंक हमारा ये समझता है कि आप 50 लाख तक लोन ले सकती हैं, तो घर देख लें, प्रॉपर्टी देख लें। क्या उसमें भी मेरे पास कोई टाइम लिमिट है? बिल्कुल बिल्कुल, कि मेरे पास टाइम फ्रेम है कि इतने टाइम में मैंने देखना है घर के, कहाँ देखना है? फ्रैंकली स्पीकिंग जो क्लाइंट होता है, जो कैंडिडेट होता है, वो हमसे ज़्यादा अवेयर होता है इस बारे में, उसने पहले ही प्रॉपर्टी देख ली होती है। सेकंड ये है कि हम पहले चीज़ें प्रोसेस करके एक अमाउंट एलोकेट करते हैं, उसके अंदर फिर वो अपनी जो भी उसकी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है उसको वो देखते हैं। ठीक है, टाइम है इसमें है। सही है। और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो इसके बारे में एक तो आज का शो मेरे ख्याल से देखने के बाद कोई सवाल आपके ज़हन में रह नहीं जाएगा कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो ऑनलाइन ये सारी पोर्टल्स के ऊपर मौजूद हैं, आप बैंक्स विजिट कर सकते हैं जो बाकायदा आपको गाइड करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी एप्लीकेशन आगे मूव फॉरवर्ड करती है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।